हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सौरभ शर्मा। और आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से मैं हाजिर हूँ। आज का यह वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेंडल्स यानी कि अनुवांशिकी के पिता ने जो अनुवांशिकी की खोज की उसके दो बेसिक लॉ थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जान ले तो वो बहुत ही जरूरी टर्म्स है हमारे लिए इस टॉपिक से रिलेटिव। जैसे फर्स्टली हम लोग बात करें होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस। दूसरा हेट्रोजाइगस। फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन, एलील। These terms is a very important for the understands of law of segregations. Okay, firstly we talk about homozygous. Okay, and individuals may have two same alleles, then in such type of individuals known as homozygous. यदि किसी जीन में दो समान एलील हैं, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी समान है, समान देखने में है, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन समान है, तो उस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग होमोजाइगस कहते हैं और उस कंडीशन को हम लोग होमोजाइगोसिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस की। ठीक है, हेट्रोजाइगस मित्रों, हेट्रोजाइगस क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के जीन में दो असमान एलील होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है, उस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स को हम लोग हेट्रोजाइगस कहते हैं। और होमोजाइगस को हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अगर यदि हम रेड फ्लावर को कैपिटल आर से दिखा रहे हैं तो ये दिखने में क्या है, दीज आर सेम। तो इस कंडीशन को हम लोग होमोजाइगस और इस कंडीशन को होमोजाइगोसिटी कहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस की, तो यदि हम रेड फ्लावर को ही कैपिटल आर स्मॉल आर से दिखाते हैं, ये भी है क्योंकि ये कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, इसको भी हम रेड फ्लावर ही कहेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, बिकॉज दीज एलील आर नॉट सेम, ये डिफरेंट है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहां पे आप देख पा रहे हैं कैपिटल आर दोनों सेम है, इसलिए हम लोग होमो मींस समान, जाइगस मींस जाइगोट। यदि जाइगोट दोनों समान है तो उसको हम लोग होमोजाइगस, यदि असमान है तो उसको हम लोग हेट्रोजाइगस। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट बात आती है फिनोटाइप पे। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटिपिक कैरेक्टर्स की जब बात करते हैं तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो उसका रंग कैसा है, वो कितना लंबा है, कितना मोटा है, उसके हेयर का कलर कैसा है, उसकी आई का कलर कैसा है, तो इस सब कैरेक्टर्स को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देख के बता सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? फिनोटाइप्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? फिनोटाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब जीनोटाइप्स की बात करते हैं तो जीनोटाइप्स जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, उनको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना उसके अंदर सेंसिटिव पावर है, उसको हम लोग नहीं बता सकते। तो वो क्या होता है कि वो जीनोटाइप्स कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि
जब डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ये मान लीजिए हमारा डीएनए है और डीएनए पे ऐसे मोतियों के समान न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। यदि आपसे पूछा जाए, सब कहते हैं कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो जीन, डीएनए के कितने सेगमेंट को हम लोग जीन कहेंगे? तो सीधी सी बात है, आप यह जानते हैं कि मुख्यतः किसी भी व्यक्ति में, किसी भी एनिमल्स में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कैरेक्टर के लिए, ठीक है, इन जनरल। तो जब हम जानते हैं कि किसी एक जीन के लिए, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डीएनए का कितना सेगमेंट किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड कर रहा है, उतने को हम लोग जीन कहेंगे। ओके, यहां से मान लीजिए डीएनए का अगर हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक कैरेक्टर को कोड फॉर 1 कैरेक्टर, ठीक है, 1 कैरेक्टर एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द जीन। इस पोर्शन को हम लोग जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ओके, आप जान लीजिए, इन जनरल वी नो ओनली 1 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ 1 कैरेक्टर इन द ऑर्गेनिज्म। देन देयर इज how many nucleotides are responsible for the expressions of 1 character? These segment are called 1 gene। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम जब बात करते हैं एलील्स की, हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किताबों में भी पढ़ने को मिलता है कि एलील्स इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब उसका विकल्पी रूप है। उसका क्या है? विकल्पी रूप है। जैसे कि जब आप मैथ में जब पढ़ते हैं, देखिए, जैसे कि हम लोग यहां पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी भी मटर का जीनोटाइप उसके रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर है, तो ये क्या है? एक जीन है, दैट इज कॉल्ड द 1 जीन, ठीक है, 1 जीन। लेकिन इसके रूप कितने हैं? 2 रूप है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? 2। वैकल्पिक, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? वैकल्पिक। विकल्प क्या है? या तो हम इसको ले लें या तो हम इसको ले लें, ठीक है, या तो हम इसको ले लें या तो इसको ले लें। तो ये हमारे पास विकल्प होता है। जैसे मैथ में क्या करते हैं, जब हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन रहते हैं तो उसको क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। उसी प्रकार से ये हमारे पास विकल्प होता है। तो एक तरीके से वैकल्पिक रूप है जीन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रिलेटिव है। चलिए अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। वी आर गोइंग ऑन टॉपिक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब कुछ नहीं है, सीधी सी बात है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल ने यह बताया था कि मान लीजिए ये जीन है और जीन्स के 2 एलील्स हैं, ये जीन्स के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, यानी कि एलील्स हैं। ये क्या होते हैं कि एक दूसरे से अलग होते हैं। कब अलग होते हैं? जब इनको गैमेट का निर्माण करना होता है, ठीक है, जब इनको गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है तभी एक दूसरे से अलग होते हैं, और फिर जब जाइगोट का निर्माण होता है फिर यही दोनों मिल जाते हैं। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यू नो दिस इज द फर्स्ट law of heredity. This is the first law of heredity, which is discovered by the Mendel, and this law states that each alleles are separate, ORR, segregate, and pass on different gamete in equal
number during gamete formation, during gamete formation। इतना ही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। पहले पॉइंट को, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। यह आनुवंशिकता का यानी कि हेरिडिटी का प्रथम नियम है, ठीक है। दूसरा, विच इज डिस्कवर्ड बाय द मेंडल, यह जो कि मेंडल्स यानी कि आनुवंशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स के द्वारा डिस्कवर्ड किए गए, ठीक है। तीसरे पॉइंट्स में, दिस लॉ स्टेट दैट, यह लॉ कहता है, यह नियम कहता है, ईच एलील यानी कि प्रत्येक एलील्स आर सेपरेट और सेग्रीगेट, ईच एलील्स एक दूसरे से अलग होते हैं। कब अलग होते हैं? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि गैमेट निर्माण के समय एक दूसरे से अलग होते हैं। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझ सकते हैं। ओके, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे समझा जा सकता है? देखिए, जैसे हम लोग क्रॉस कराते हैं, मान लीजिए एक पौधा मेल ले लिया, क्रॉस किया उसका फीमेल से, ठीक है। यहां पे हमारे पहला है, जैसे हमने एक राउंड मटर ले लिया, ठीक है, राउंड, और इसका क्रॉस कर दिया रिंकल मटर से। रिंकल, राउंड मतलब गोल मटर और रिंकल मतलब झुर्रीदार मटर, जिसके जीनोटाइप्स ये पेरेंट हो गए, ठीक है, ये पेरेंट है, और ये क्या हो गया हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप हम क्योंकि देख पा रहे हैं कि हमारा गोल मटर है और ये जो है हमारा पिचका हुआ यानी कि झुर्रीदार मटर है, और जीनोटाइप जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जीनोटाइप क्या होता है? जैसे कैपिटल आर, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है मित्रों। अब देखिए, यहीं पे बात आती है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, यहाँ पे विकल्प है, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं? देखिए, यहां से हमें क्या मिलता है? कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि दोनों हैं तो हम यहां से एक ही लेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमारा सीट पहला क्या F1 में हम जब जाएंगे, फिलियल जनरेशन 1, इसको कहते हैं फिलियल जनरेशन 1। इसमें क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर पे, इसलिए हमारा सीट जो बनेगा F1 जनरेशन में राउंड बनेगा, ठीक है, राउंड बनेगा। लेकिन जब हम F2 में जाते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम जब F2 में जाते हैं, देखिए F2 में जब हम लोग चक्करबोर्ड का निर्माण करते हैं, F2 में जब हम लोग चक्करबोर्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो पेरेंट ले लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर को सेग्रीगेट कर दिया, हम एक दूसरे से अलग कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, यहाँ पे मेल और फीमेल का सिंबल बना दीजिए, मेल फीमेल, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां पे हमने देखा कि 1 2 3, यानी कि 3 सीट कैसे बने? राउंड, ठीक है। राउंड सीट कितने हैं? राउंड सीट कितने हैं? 3, ठीक है। और 1 क्या है? रिंकल्ड सीट। क्या है? रिंकल्ड सीट कितने हैं? रिंकल्ड सीट कितने हैं? 1 है। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया हमारा? इसका फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो, देखिए फिनोटाइप जो दिख रहा है हमको, रेशियो कितना है हमारा? फिनोटिपिक रेशियो 3:1, ठीक है। ये तो ये हो गया। लेकिन जब जीनोटिपिक रेशियो की बात आती है तो हम जीनोटाइप को देखते हैं। देखिए ये क्या है? होमोजाइगस राउंड है। ये क्या है? हेट्रोजाइगस राउंड है। ये क्या है? हेट्रोजाइगस राउंड है। और ये होमोजाइगस रिंकल्ड है। तो जब जीनोटिपिक रेशियो की बात आती है तो हम क्या देखते हैं? तो जीनोटिपिक रेशियो में हम लोग जीनोटाइप्स को देख के लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कैपिटल आर की संख्या कितनी है? 1 है। कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है और स्मॉल आर 1 है। तो इसका जीनोटिपिक जो रेशियो होगा, जीनोटिपिक रेशियो होगा जो वो होगा 1:2:1। देखिए हमने ये बताया था कि यह नियम जो है उस नियम के अनुसार पहले एक दूसरे से एलिस अलग होते हैं, फिर उसी में जाके मिल जाते हैं। और यहां पे सेग्रीगेट होके अलग कैसे हुए? देखिए हमने जो कैपिटल आर यानी कि राउंड सीड लिया था और स्मॉल आर रिंकल्ड सीड लिया था,
वो देखिए हमारा कैपिटल आर राउंड सीड आ गया, और कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड हेट्रोजाइगस है, इम्प्योर राउंड कह लीजिए इसको, और ये हमारा अलग अलग मिल गया रिंकल्ड सीड। ठीक है, तो आज क्या यह वीडियो कैसा रहा इसको हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार।